तो माला ग्रहण करने का मेरा जो मन में मेरे भाव उत्पन्न हो रहा था कि अब हमारे पिता के तमाम हैं तो हमारा स्वागत कैसे कर सकते हैं। मैं उनका माला ग्रहण कर रहा था, लेकिन उस माले को उस पिता के समान लोगों से, बड़े भाई के तमाम लोगों से जो माला मैं ग्रहण कर रहा था, ये मान के चल रहा था कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। हमारे तमाम नौजवान साथी भी माल्यार्पण किए। मैं समझ रहा था कि उनके माले में भाव है, उनका भाव झलक रहा था। कह रहे थे कि भैया हम लोग आपके साथ हैं, आप गरीबों की किसी तरह से मदद करते रहिए, समाज सेवा में लगे रहिए, हम लोग आपका कभी हौसला पस्त नहीं होने देंगे। उस तरह से मैं बहुत, क्योंकि ये कई साथी हमारे जो कि विरोधी दल के लोग हैं, उनका था कि उमाशंकर सिंह ने प्रोग्राम शुरू कर दिया, राजनीतिक प्रोग्राम। मैंने कहा कि राजनीतिक माहौल जरूर चल रहा, और मुझे लगा कि इस समय इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन भी था। मेरे मन में भाव आ गया, क्यों ना मैं हर समाज के साथ अलग अलग बैठ करके उनकी बात को, उनकी समस्याओं को सुने, और उन्हें मैंने कोई दूसरी जगह पर नहीं, अगर राजनीति की इस तरह से हमें कार्यक्रम करना होगा तो लोग राजनीतिक कार्यक्रम कहाँ करते हैं, किसी चक्की में करते हैं, किसी ग्राउंड में करते हैं। लेकिन मुझे लगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि तमाम वो घर की महिलाएं जो कभी बाहर नहीं निकलती हैं, वो भी जब सुन रही हैं कि नहीं उमाशंकर भैया कहीं जाना है, बेटा उमाशंकर कहीं जाना है, तो उन लोग भी निकलने को तैयार हो जा रहे हैं, जैसे कि आज उपस्थिति दिख रही है। तो मैंने कहा कि क्यों न सबको मैं अपने घर में बुलाऊं, अपना तो लगाओ तो पहले से ही बहुत है, लेकिन मुझे लगा कि इसको और प्रगाढ़ करना चाहिए, इसको और नजदीक करना चाहिए। इसलिए मैंने वो जगह चुना कि मैंने सबको मैं अपने घर पे बुलाऊं, और घर पे बुला करके सबका आदर भाव सेवा खातिर करूं, जिससे कि एक पारिवारिक लगाव और घनिष्ठ, क्योंकि मुझे आभासन मैं जानता हूं कि आप लोग अभी मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं 12 से देख रहा हूं, विषम परिस्थिति आई, 12 में समाजवादी पार्टी की बहुत तेज लहर चल रही थी, लेकिन उस समय भी आप सबका आशीर्वाद सहयोग मिला, तो मुझे भारी मतों से विजयी हुआ। बल्कि किसी प्रत्याशी की जमानत नहीं बनी, सबकी जमानत भी जब्त हुई। फिर मैंने देखा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी। हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही थी, कोई नहीं कह रहा था। लेकिन उस समय भी आप लोगों ने 2012 से भी 10,000 अधिक वोट देकर के हमको आप लोगों ने विजयी बनाया। उसके बाद निरंतर, हालांकि कोई प्रत्याशी जो 2012 में लड़ा वो 5 साल फिर दिखा नहीं, फिर सीधा दिखाई दिए लोग जब 2017 आया, जब नॉमिनेशन का टाइम आया, और फिर 2017 का चुनाव हो गया, और आज 5 साल बीत गया। उसमें से कोई भी व्यक्ति किसी गरीब के यहाँ या किसी गरीब की क्या समस्या है, क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए, किसकी क्या जरूरत है, कोई कहीं किसी दरवाजे पर नहीं गया। लेकिन ये आपका बेटा, आपका भाई निरंतर, अगर जो हमको खबर मिल गई, अगर कहीं जैसे पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पुलिस की गाड़ी पहुंचने से पहले हमारा कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचता है और जाकर के उसको हॉस्पिटल ले जाने उसकी दवाई इलाज कराता है। कोई आप लोगों में से गांव का व्यक्ति आकर बता दिया या किसी पेशेंट को लेके आगे कहे कि बहुत हमारे गांव के गरीब हैं, इनके दवाई कराना है, हम लोगों के पास जितनी व्यवस्था थी हम लोगों ने सब चंदा करके कराया है, लेकिन अब सक्षम नहीं है, मैं उनको निराश नहीं होकर रहता, मैं उनकी गरीबी का मजाक नहीं बनाता, मैं उन्हें
पूछता हूं कि आपका दवाई कहाँ हुआ है, तो बोलते हैं कि बलिया भी करा ली है, मऊ भी करा ली है। डॉक्टर बनारस बोल रहा, मैं उनको बनारस भेज करके उनके दवाई की जिम्मेदारी मैं निभाता। ये विधायक नहीं कोई करता है। अब पूरे दुनिया में घूम आइए, भारत में घूम आइए, विधायक तो सरकारी काम करने में आनाकानी करते हैं। विधायकों से तो आप सरकारी कोई सार्वजनिक काम कहिए तो नहीं सुनेगा, उसकी वकालत नहीं करता। और जहां निजी काम करने की बात आएगी, जहां उसका पॉकेट से पैसा लगेगा, विधायक तो कमीशन ले लेकर के, दलाली कर करके अपने बाल बच्चों के लिए और अपने आगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों की व्यवस्था करता है। कभी कोई विधायक नहीं सोचता है कि अगर कोई गरीब है, उसके घर में 2-3 बेटियां हैं और वो मजदूरी करता हो, मजदूरी से अपने बच्चों का केवल दिन भर मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों के पेट भरता हो, लेकिन जैसे जैसे बेटियां सियान होती है, उस परिवार में क्या बीतता होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोई कभी नहीं सोचता वोट सबको चाहिए, कोई कभी ये नहीं सोचता कि नहीं हमें जो है इसकी मदद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मेरे यहां अगर खबर आ जाए या किसी ने खबर कर दिया, किसी ने खबर कर दिया वे हमारे यहाँ इस समाज की बेटी के फादर पिता बहुत गरीब हैं, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रखा है, कुछ इसमें मदद करिए, मैं उसको निराश नहीं होने देता, कभी नहीं उसको, बल्कि उसकी शादी में जितना फल पड़ता है वो उतना मैं सहयोग करके शादी में सहयोग नहीं करता, बल्कि शामिल भी होता हूँ। आप बताइए, इलाके में कभी आपने सुना होगा किसी गरीब या किसी विधायक को जाते हुए? लेकिन हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर के हम नहीं भी है तो हमारा कार्ड नोट करा देता है हमारे यहाँ पे, और अगर हम नहीं भी रहते हैं तो हमारे परिवार से तो हमारा छोटा भाई जाएगा या हमारे पिताजी जाएंगे। लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि हम देख लें कि इलाके के बड़े आदमी कौन है, वही जाना है सबके यहाँ। हम जब 2012 में 11 में जब गरीब बेटियों के शादी का ऐलान किए तो बहुत विरोधियों ने इसको बड़ा मजाक उड़ाया, तरह तरह के लोग कमेंट्स किए, क्योंकि मैं चुनाव उस समय नहीं लड़ रहा। लोगों ने कहा कि उमाशंकर इन गरीब लोगों का मजाक उड़ाएंगे। और मुझे याद है 2 अक्टूबर शायद 10 का था, 2 अक्टूबर 10 था, गांधी पार्क रसा में हमारे पत्रकार भाई लोगों ने एक सम्मेलन किया था। मैं इसमें चुनाव लड़ने वाला नहीं था, और उसी सम्मेलन में मुझे भी लोग बुलाए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और तमाम उनका टॉपिक था भ्रूण हत्या। उनका टॉपिक था भ्रूण हत्या को कैसे रोका जाए। मैं भी बैठे बैठे मां सरस्वती से मैंने प्रार्थना किया कि हमें वो शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मां सरस्वती ने वो ताकत दिया, और जब हमें बोलने का नंबर आया तो मैंने एक ही चीज कहा कि आप लोग कभी इस बात में विचार किए कि भ्रूण हत्या होती क्यों है? कभी आप लोग ये क्या सोच रहे हैं कि केवल हम अल्ट्रासाउंड वाले को जेल में भेज देंगे, डॉक्टर को जेल में भेज देंगे तो क्या भ्रूण हत्या रुक जाएगा? मेरे मन में उस बात आई, मैंने कहा कि आप कतई कोई भी मां उसके कोख में जो बच्चा 9 महीना पड़ा हो, वो मां अगर जान जाए, वो मां कतई नहीं जानी चाहेगी, चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो मां कतई नहीं चाहेगी कि अगर हमारे कोख में बेटी पल रही है और 2 बेटी मेरे पास पहले से है तो हम इसको मार दें। वो मां होती है, लेकिन आपने कभी महसूस किया उस मां की बेबसी, लाचारी, गरीबी इस बात के लिए मजबूर करती है कि अभी हम 2 बेटे की शादी कैसे करेंगे, ये तीसरी आ जाएगी तो हमारे लिए और बोझ हो जाएगा। ये मेरे मन में आया और मैं उसी दिन ऐलान किया कि आपको कोख में बेटी को मारने की जरूरत नहीं है।
बेटी हो या बेटा, अगर लगता है कि बेटी पैदा होगी तो उसके शादी में दिक्कत आएगी, मैंने कहा कि आप बेटी पैदा हो जाए तो बेटी को मत मारिए, आप बेटी की परवरिश करिए, बेटी की पढ़ाई लिखाई कराइए, खाने पीने की व्यवस्था कराइए। पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत आ रही तो हमसे सहयोग लीजिए, और जब बड़ी बेटी हो जाए तो जब मैं शादी कराऊंगा, मैं अभी शादी कराने का ऐलान कर रहा हूं कि जब आपकी बेटी बड़ी हो जाए तो हमें आप उस बेटी का नाम नोट करा दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। जब वो शादी लायक हो जाएगी उस दिन से वह बेटी मेरी बेटी हो जाएगी, मैं उसका बाप बन जाऊंगा और मैं उसका कन्यादान करूंगा।